अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर 2 के ऊपर है। ये हमारा वैसे बेसिकली थर्ड लेक्चर बनता है। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ दो प्रोविजंस हैं, दो सेक्शन है जिसको हम देखेंगे। चैप्टर 2 कहता है क्या है? चैप्टर 2 की जो सेक्शन 5 है वो कहता है जो प्रोवेंस है, एक सूबा है, उसको डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा डिवीजन के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो पंजाब है, पंजाब की 9 डिवीजन हैं एंड 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। प्रोवेंस सबसे बड़ा और प्रोवेंस से जो छोटा है वो क्या चीज़ आ जाएगी? डिवीजन्स। अब जो डिवीजन्स होंगी ये फर्दर किस में डिवाइड होंगी? डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब इसके आगे शुरू हो जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 आगे बताता है जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट आगे डिवाइड हो जाएंगी सब डिवीजन के अंदर। जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन आगे फर्दर डिवाइड होंगी किसके अंदर? तहसील के अंदर। और अब जो पंजाब के अंदर जो है हमारी डिवीजन कितनी होगी? 9। डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 36। सबसे बड़ी जो डिवीजन है वो लाहौर की डिवीजन है और जो सबसे छोटी डिवीजन है वो साहिवाल है। ये पॉपुलेशन के लिहाज से है। अगर हम देखें एरिया के लिहाज से बहावलपुर की डिवीजन सबसे बड़ी है और एरिया के लिहाज से सबसे छोटी डिवीजन भी कौन सी है? साहिवाल है। अच्छा, जो एक डिवीजन है वो कम अज कम 2 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होगी। किस पे? कम अज कम 2 डिस्ट्रिक्ट पर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी पर हो जाए। क्लियर होगी ये बात? अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो वो प्रोवेंस को डिवाइड कौन करेगा। अब ये कोई हमारा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करेगा, कोई कमिश्नर, कोई कलेक्टर नहीं करेगा। इसको डायरेक्ट हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत है वो तमाम डिवीजन्स को देखेगी। मिसाल के तौर प्रोवेंस को अगर डिवाइड करना है डिवीजन में, कौन करेगा? गवर्नमेंट। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना है सब डिवीजन में तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ये तो हमारा सिंपल था। इसके आगे हम देखेंगे चैप्टर 3। आज की जो हमारी वीडियो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पर ही है। जो सेक्शन 7 है इसके अंदर क्लासेस बताई हुई है रेवेन्यू ऑफिसर की। अगर आपको पहले पता हो कि रेवेन्यू ऑफिसर कहते किसे हैं, हम पार्ट पढ़ लें, आप कहीं पटवारी को रेवेन्यू ऑफिसर समझी जाए। याद रखें जो रेवेन्यू ऑफिसर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्टार्ट होता है इसकी हायरार्की और या के ख़त्म हो जाता है तहसीलदार पे। जो कानून गो है जिसे हम आमतौर पर कानून गो भी कहा जाते हैं, ये विलेज ऑफिसर है। कानूगो से लेकर लंबरदार तक सारे विलेज ऑफिसर हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जहाँ कहीं भी मैं इस एक्ट के अंदर पढ़ाते हुए आपको बताएंगे BOR से मुराद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और RO से मुराद रेवेन्यू ऑफिसर है। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक पूरे सूबे के लिए होगा। जो किसके लिए होगा? एक पूरे प्रोवेंस के लिए। इसके नीचे में जो डिवीजन मिल जाती है वो है कमिश्नर की। कमिश्नर किसके लिए होगा? डिवीजन के लिए। कलेक्टर किसके लिए होगा? डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट से नीचे हमने क्या देखा था? सब डिवीजन। तो असिस्टेंट कमिश्नर किसके लिए होगा? सब डिवीजन के लिए। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ये आपके होंगे एक तहसील के लिए। अच्छा, जो असिस्टेंट आम तौर पर एक यह कन्फ्यूजन दूर कर दूं, इसके साथ आपको सेक्शन 15 भी साथ आपको इधर ही करवा दूं क्योंकि हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है। आमतौर पर आप अपने इलाके में देखते हैं तो एक AC होता है, वो असिस्टेंट कलेक्टर होता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। उसके पास 2 ऑफिस होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वाला भी, असिस्टेंट कलेक्टर वाला भी। ये सेकंड ग्रेड वाला है, ये कौन होता है? तहसीलदार होता है। इसको सेक्शन 11 भी डील करता है, वहाँ जाके ही पढ़ेंगे। अच्छा, जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है और असिस्टेंट कलेक्टर ये एक ही पर्सन होता है, इसको सेक्शन 15 डील करता है कि ये लॉफुल है, ये कानूनी तौर पर जायज़ है हुकूमत के लिए कि वो जो आपका एक बंदे को 2 ऑफिस दे दे। आम तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर का जो ऑफिस है वो एक ही पर्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 है। अच्छा, सेक्शन 8 के अंदर क्या है? अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट किसकी है? कमिश्नर की और कलेक्टर की। अच्छा, मेरी राइटिंग ज़रा बहुत प्यारी है तो इस पर टेंशन नहीं लेनी आपने, तो इधर चलें, खड़े हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है, अब ये सेक्शन 8 डील करता है। सिंपल बात है, आपने याद रखनी है जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट करेगी। अब सिंपल बात हमने पहले भी देखी, कमिश्नर को किस चीज़ के लिए अपॉइंट कर देगी?
डिवीजन के लिए। कलेक्टर को किसके लिए अपॉइंट कर देगी? डिस्ट्रिक्ट के लिए। ले जी, बात हमारी यहाँ ही खत्म। इसके अगला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 9। अच्छा, सेक्शन 9 को इसी से ही आपको मैं मिला के पढ़ा देता हूँ। वाह, 9 कितना प्यारा बना। अच्छा, ये है, वहाँ हमने पढ़ा था पहले 8 में कमिश्नर और कलेक्टर की। इधर हम पढ़ेंगे एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर की अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन इसके अंदर ना दो बातें हैं, वो बात आपने याद रखनी। पहली बात तो ये आ गई है, जो कमिश्नर और जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हमारा हो गया किसके लिए? डिवीजन के लिए। पहली बात तो ये आ गई। और कलेक्टर हमारा हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन एक और बात है कि दोनों किसके अंडर काम करेंगे? जो एडिशनल कमिश्नर है, ये सब्जेक्ट टू आप कर लें कि मतलब कि अंडर द कंट्रोल ऑफ कमिश्नर, ये कमिश्नर के अंडर काम करेगा। क्योंकि जो डिवीजन का हेड है वो कौन है? कमिश्नर। जो कोई जितने भी लोग हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा सबके सब किसके अंडर होंगे? कमिश्नर के। एडिशनल कमिश्नर किसके अंडर होगा? कमिश्नर के। और इसी तरह सिमिलरली जो एडिशनल कलेक्टर है, ये किसके अंडर काम करेगा? कलेक्टर के। क्योंकि एडिशनल कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का है। चलिए, हमने अब सेक्शन 2 जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनकी हमने पढ़ लिए हैं अपॉइंटमेंट। अब फिर इसी से मिलता जुलता ही है, कमिश्नर को थोड़ा सा हम इसे चेंज कर लेते हैं। कमिश्नर रहेगा ए सेक्शन 10। असिस्टेंट इस तरह मैं लिख लिया, असिस्टेंट है इसका मतलब। और इधर हम लिख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर की अपॉइंटमेंट। ले जी, अब हमारी कहानी आ गई है सेक्शन 10 पे। ये कहानी 18 तक जानी है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर है जो इसको अपॉइंट भी किसने करना है? गवर्नमेंट ने। असिस्टेंट कलेक्टर को जितनी भी अपॉइंटमेंट है, सिंपल MCQs आ जाए तो आंख बंद करके जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट है। पहली बात हमारी होगी, ठीक हो गया। अगली बात है जनाब, जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर है इसके पास क्या होगा? असिस्टेंट कमिश्नर ए डॉट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के पास जो आपकी है चार्ज होगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। ये एडमिन होगा, समझ लें आप, एक डिवीजन का, सॉरी, जो एडिशनल कमिश्नर है एक सब डिवीजन का एडमिन होगा, क्योंकि इसके पास क्या होगी? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगी इसके हाथ में। अब जो असिस्टेंट कलेक्टर है, दूसरी बात, इसके पास क्या होगा? पावर्स होंगी। किसकी पावर्स होंगी? कलेक्टर की। ये किसकी पावर ये रखेगा? इसको, कलेक्टर की। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही AC ए डॉट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर दोनों किसके अंडर काम करेंगे? कलेक्टर के। असिस्टेंट कमिश्नर हो या असिस्टेंट कलेक्टर हो, दोनों किसके अंडर काम करेंगे? कलेक्टर के। दोनों कलेक्टर को जवाबदेह होंगे। इसके आगे हमारा सेक्शन 11 है, वो अपॉइंटमेंट है किसकी? तहसीलदार। अब तहसीलदार को वो डील करता है कि तहसीलदार कौन है। अच्छा, याद रखेंगे तहसीलदार की डेफिनेशन जो हमने सेक्शन 4 दिया उधर नहीं दी हुई। इसे तहसीलदार की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 11 के अंदर दी हुई है। सेक्शन 11 आपके तहसीलदार को डील करता है कि तहसीलदार है क्या, किस बला का नाम है, केड़ी बलाई है तहसीलदार। इसको अब हम देख लेते हैं। तहसीलदार जनाब आपका, सबसे पहले जो तहसील की जो एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो किसके हाथ में होगी? तहसीलदार के। सब डिवीजन की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारे
असिस्टेंट कमिश्नर के पास, लेकिन तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तहसीलदार के पास हो। तहसीलदार की डेफिनेशन उसने इस तरह की है, जो जो चीफ ऑफिसर है लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका नाम क्या जी, तहसीलदार है। अपॉइंटमेंट हमेशा गवर्नमेंट ने करनी है, किसी को इख्तियार नहीं है इसके। मैंने पीछे बताया था कि जो तहसीलदार है इसको क्या कहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड का होता है। तो अब वही बात, जो असिस्टेंट कलेक्टर के पास किसकी पावर्स होती हैं, कलेक्टर की। तो तहसीलदार के पास किसकी पावर होगी, गैस करें, कलेक्टर की। सिंपल बात, तहसीलदार के पास किसकी पावर है, कलेक्टर की। लेकिन ये जवाबदेह है, ये असिस्टेंट कलेक्टर को, फर्स्ट ग्रेड को भी जवाबदेह है, असिस्टेंट कमिश्नर को भी जवाबदेह है, कलेक्टर को भी जवाबदेह है। लेकिन जी ये हमारे सेक्शन 11 तक हमने किसकी पढ़ ली, अपॉइंटमेंट्स पढ़ ली हैं। अब हमारा जो सेक्शन अगला आ गया 12 है, वो क्या कहता है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी ना, वो क्या होंगी, वो नोटिफाई होंगी, नोटिफाई बाय गवर्नमेंट, मतलब उनका नोटिफिकेशन जारी होगा। वो छुप छुपा के कमरे में बंद होके नहीं होंगी जनाब, उसको बकाया पब्लिश किया जाएगा नोटिफिकेशन, लें जनाब फलां इलाके के लिए फलां बंदे को हमने अपॉइंट किया है एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर नीचे असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, जिसका मतलब हमने क्या कहा था, तहसीलदार हो सकता है। 13 सेक्शन 13 सिंपल बात ये करता है कौन किसके नीचे लग के काम करेगा। मैंने क्या लफ्ज बोला, कौन किसके नीचे होगा, कौन सुपीरियर है, सुपर इंटेंडेंस। अच्छा, किसकी सुपर इंटेंडेंस है, सबसे पहले याद रखना जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये किसको जवाबदेह है, गवर्नमेंट को। बाकी जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो सब के सब किसको जवाबदेह हैं, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर। ये किसको जवाबदेह हैं, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जवाबदेह हैं, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जवाबदेह है गवर्नमेंट को। इस तरह आगे चेंज चलती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे होता है कमिश्नर, कमिश्नर जवाबदेह है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। कमिश्नर किसको जवाबदेह है, बोर्ड। अच्छा, जिसकी तरफ एरो का मेरा निशान है ना, वो बंदा उसको जवाबदेह है। तो कमिश्नर जवाबदेह है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और बाकी जितने भी हमारे ऑल रेवेन्यू ऑफिसर है अदर देन कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो तमाम के तमाम कमिश्नर को जवाबदेह हैं। इसी तरह कलेक्टर है, जो आपका कलेक्टर है ये जवाबदेह है कमिश्नर को भी, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी जवाबदेह उसके नीचे है। और जितने भी बाकी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर है अदर देन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर, वो तमाम के तमाम किसको जवाबदेह हैं, कलेक्टर को। अब मिसाल लेने में आपको एक चार्ट बना देते हैं, ये चार्ट याद रखना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो जो हमने पहले पढ़ा था, उसके नीचे कौन है, कमिश्नर। कमिश्नर के नीचे कौन है आपका, कलेक्टर। अच्छा, याद रखना है कमिश्नर के नीचे वैसे एडिशनल कमिश्नर होता है, लेकिन हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल बात, कमिश्नर जवाबदेह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, कलेक्टर भी जवाबदेह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और कमिश्नर के नीचे है कलेक्टर, कलेक्टर फिर कमिश्नर को भी जवाबदेह है। चलें, सिंपल बात हमने 13 पढ़ लिया। सेक्शन 14 की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेक्शन 14 है, पावर है। अब इसे हम देखेंगे कि पावर किसकी। सेक्शन 14 है, सेक्शन 13 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप समझ लीजिए। अगर आपको सेक्शन 13 की समझ आ गई है, सेक्शन 14 की यूँ समझ आएगी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि सेक्शन 14 हमारा किसको डील करता है। ये पावर को डिस्कस करता है, कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 14 डिस्कस करता है पावर्स को किसकी पावर्स को, हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कलेक्टर की और कमिश्नर की पावर्स को, कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं काम को, बिजनेस मतलब काम, और विदड्रा और केस को विदड्रा कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, या एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। किसकी पावर्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा विदड्रा कर सकता है, तीसरा ट्रांसफ़र कर सकता है। किसको, केसेस को। अच्छा, अब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स में। इसके अंडर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर तमाम रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं एक प्रोविंस के, उन तमाम में क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है केसेस को। मिसाल ले लें किसकी,
एक केस है वो एक जो है लाहौर का कलेक्टर है उसके पास पेंडिंग है। अब वो केस बनता है, किसी ने दरखास्त दी है कि जनाब शेखुपुरा का जो है उधर वो जाना चाहिए, तो पकड़ के लाहौर से कहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, शेखुपुरा में, ये उसके पास अख्तियार है। लेकिन इसके अंदर एक इंडेमनिटी तो नहीं, इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी दी हुई है कि अगर कोई ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको कानून पावर नहीं दे रहा, जिसके पास कानून ये ताकत नहीं है कोई केस सुनने की, उसको रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी ताकत नहीं दे सकता अपने सेक्शन 14 के अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम रेवेन्यू ऑफिसर के केस को ट्रांसफ़र कर सकते, उन्हें काम था तुम ये करो तुम ये करो। इसके बाद आता है कमिश्नर। कमिश्नर किस किस को जो कमिश्नर है अपने नीचे वाले तमाम को यही सेम काम करते हैं। ये कलेक्टर को, कलेक्टर से नीचे असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, सबको कहते हैं तुम फला फला काम करो, फलाना केस फलाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फलाना फलाने को ख़त्म कर दो। अब कमिश्नर के बाद है कलेक्टर। कलेक्टर किसको बता सकता है? कलेक्टर कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा अपने नीचे जितने भी लोग हैं तमाम को बताता है कि तुम कौन कौन सा काम करो। फलाने से वो केस को विड्रा कर सकता है, फलाने को ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये सारे अपने से नीचे वाले को केस ट्रांसफ़र करते कि तुम ये केस को डिस्पोज ऑफ करो, ख़त्म कर दो। आखिरी बात है कि ये इनमें से जो सेक्शन 14 को की पावर को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक रेवेन्यू ऑफिसर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को इम्पावर नहीं कर सकता किसी ऐसी ताकत के लिए जो उसे कानून ने नहीं दी। जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 15 है। 15 सेक्शन को आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया पीछे जब सेक्शन 7 पढ़ा रहा था। 15 में बात करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज को। सिंपल मैं अगर कहूँ, अगर आपकी थोड़ी सी भी नाव हो है इस बात से, आप समझ लीजिएगा इस बात को। आप देखिए कि अगर आपके इलाके में कोई एसी है, आपसे एसी कहते हैं, कभी आपने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर का भी ओहदा उसके पास होता है, असिस्टेंट कलेक्टर का भी उसके पास होता है। अब क्या ये लॉफुल है? बिल्कुल ये लॉफुल है। लॉफुल है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 15 कहता है कि एक पर्सन को आप 2 ऑफिस दे सकते हैं। वो एट द सेम टाइम असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है और असिस्टेंट कलेक्टर भी हो सकता है। ये था आपका सेक्शन 15, और होता भी है, ये नहीं कि नहीं होता भी है। उसकी वजह इतनी हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, इतना काम ही नहीं होता कि काफ़ी तहसील का कि उधर लहदा असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए। अब ये पावर्स की हमारा शुरू हो रहा है। पावर्स में याद रखने हैं 2 बातें हैं। एक बात है जिसको डील करती है गवर्नमेंट, और एक है जिसको डील करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, गवर्नमेंट जो इसको पावर किसको कन्फर का मतलब अता करना, देना, और विदड्रा वापस ले लेना। गवर्नमेंट 2 लोगों को, एक कमिश्नर और एक कलेक्टर, इन 2 को गवर्नमेंट क्या देती है? पावर कन्फर भी कर सकती है और विदड्रा भी कर सकती है। समझ रहे हैं? लेकिन अब ये ऐसा पॉइंट आ गया जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी इख्तियार आ गया। ये असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर इसको पावर कन्फर भी कर सकता है और इससे पावर को वापस छीन भी सकता है। ये किसके पास पावर है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। जो कमिश्नर और कलेक्टर की पावर गवर्नमेंट के पास है, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर की पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तीसरी बात वो करता है कि जिसको ये पावर अता कर दी, कन्फर कर दी जाएंगी, वो इंसान कम्पिटेंट होगा, किसी एक्सरसाइज भी करे। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी इलाके का कमिश्नर बना दिया गया, उसे पावर कलमदान दे दिया गया, तो अब उसके पास पावर भी है, वो असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर वाली वो पावर को भी इस्तेमाल करे। ये नहीं कि बेचारा मुँह उठा के बैठा हो, हाँ जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, अब केस आ गया, मैं सुन तो नहीं सकता, मेरे पास ये पावर ही नहीं है, मैं कम्पिटेंट। भाई अगर तो पॉइंट हो गया है तो तेरे पास पावर है तो यूज़ कर उसे। ये है सिंपल। जो आ गया सेक्शन वो है सेक्शन 17। बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है ये। अच्छा, इसमें क्या फंक्शन है? रेवेन्यू ऑफिसर के काम क्या हैं, वो क्या काम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, याद रखिए रेवेन्यू ऑफिसर के अगर तो जो काम इस एक्ट में बता देंगे वो तो ठीक है, रूल्स में बता देंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर के जितने भी काम है कौन डिफाइन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अपॉइंटमेंट सारी की सारी करनी गवर्नमेंट ने, फंक्शन सारे डिफाइन करेगा कौन? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद सेक्शन 18 है, ये बड़ा सिंपल है, ये रिटेंशन पे है, रिटेंशन ऑफ पावर पे है। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक बंदा है
वो आपके तहसील में, मिसाल तौर पर मेरी तहसील है पत्तों की, या लाहौर की कोई तहसील है, लाहौर एक बताते खुद भी तहसील है, लाहौर की जो तहसील के अंदर एक असिस्टेंट कलेक्टर है, उसकी तहसील लेवल पे जो बंदा मेन सिटी में काम कर रहा है, वो जहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है आपका शरकपुर में, शरकपुर की तहसील में एसी, तो अब जो लाहौर की तहसील में वो रिटेंशन है उसको रुक जाएगा, अब उसको काम नहीं करेगा, कि जितनी भी उसकी पावर थी वो लाहौर के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वो नई तहसील के अंदर अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। जो नया आने वाला असिस्टेंट कमिश्नर है, कलेक्टर है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, नई जगह पे वहाँ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, पुरानी जगह से उसके इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। ये है सेक्शन 18 और ये थी आज की हमारी वीडियो जिसे हमने चैप्टर 3 को देखा, अपॉइंटमेंट में हमने देखा कि जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट करती है। पावर में हमने देखा कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो पावर देती है कमिश्नर को और कलेक्टर को, बाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कलेक्टर को पावर देता है। उसके अलावा जितने भी फंक्शन है वो कौन डिफाइन करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद रिटेंशन ऑफ पावर, अगर कोई बंदा एक जगह काम करता था उसकी जगह दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र हो गया तो पुरानी जगह पर वो काम नहीं कर सकता, उसकी सारी पावर ख़त्म हो गई हैं। वैसे कॉमन सेंस की बात है, बंदे को पता ही हो।